हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया भाई थर्ड क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जिसमें जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं वन बाय वन हम सारे करेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले सवाल से, जो कि लास्ट क्लास का होमवर्क था। क्या था क्वेश्चन भाई? हमको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो कौन से प्लेट पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो इसमें एक करंट इंड्यूस होगा। वो करंट ऐसा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड इसको बैलेंस करने के लिए डॉट में बनाएगा। डॉट मतलब बाहर 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 की तरफ, इसमें बीच में थंब रखेंगे और ऐसे फिंगर को कर्ल करेंगे तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है। अब जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो हमको पता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ऐसे करंट जा रहा है। तो निगेटिव चार्ज किस पे आया? ए पर आया, तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अब इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये है कि ऑब्जर्वर जो है वो बॉटम पे है। बॉटम का मतलब ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पर है। जब ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो इसमें करंट देखो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। जब इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है मतलब ऐसा आपको लग रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है मतलब ऐसा फ्लो हो रहा है। ये देखो ऐसे है रिंग, ऐसे रिंग मेरी जो है लूप ऐसा है, तो इसमें करंट ऐसे आ रहा है मतलब ऐसे। तो थंब देखो ऊपर की तरफ है, तो थंब ऊपर की तरफ है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर एक इमेजिनरी मैग्नेट बनाएंगे जिसमें इस साइड नॉर्थ होगा, इस साइड साउथ। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ में घुसती है। अब ये इसके पास आ रहा है तो ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा भाई तुम मेरे से दूर रहो, पास मत आओ। तो इसको रिपेल करने के लिए क्या करेगा? इसको रिपेल करने के लिए एक इमेजिनरी मैग्नेट बनाएगा। अगर ये साउथ है तो यहाँ पर भी साउथ होगा, तभी रिपेल होगा। ठीक है। अब ये चाह रहा है कि इधर साउथ बने, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर निकले, मतलब थंब मेरा नीचे हो। जब थंब मेरा नीचे होगा, तो करंट तो भाई ऐसे फ्लो करेगा क्लॉकवाइज। लेकिन इसको क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज तो यहाँ पे देखने पे पता चलेगा ना, ये देखो। लेकिन ये देखो ऐसे लूप है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, करंट ऐसे जा रहा है, तो इसको क्या दिखेगा? इसको दिखेगा साउथ पार्ट, दिखेगा ही नहीं, इसको दिखेगा नॉर्थ। तो जो इसको दिखेगा हमको वो बताना है। तो नॉर्थ का मतलब, साउथ का मतलब क्या बताया था? अगर क्लास वर्क नहीं किया है सचिन, नॉर्थ का मतलब तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो बह तो रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन जो इसको दिखेगा वो मुझे ऑब्जर्वर को एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और वही हमको बताना है कि इसको कैसा दिखा। तो एंटी क्लॉकवाइज मेरा आंसर आ गया। एक्चुअल में कुछ और हो रहा है। अब इसमें हमको बताना है कि इंड्यूस करंट किसमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा। अब ये कैसे बताएंगे भाई? एक बात बताओ, अगर ये वाला लूप एंट्री करता है इसमें, मान लो यहाँ पर पहुँचा, तो क्या सेम एरिया गया, फिर सेम एरिया गया, फिर सेम एरिया गया, मतलब बराबर एरिया एंटर कर रहा है। लेकिन जब ये जाएगा तो पहले इतना एरिया जाएगा, फिर देखो एरिया इतना बढ़ जाएगा। फिर जब ये वाला इसमें एंट्री करेगा तो पहले इतना एरिया जाएगा, फिर ज़्यादा एरिया चला गया, फिर ये देखो एरिया बढ़ते जा रहा है। और इसमें भी पहले इतना एरिया जाएगा, फिर ऐसा करेंगे तो एरिया और बढ़ जाएगा, ऐसे करेंगे तो एरिया और बढ़ जाएगा। तो क्या इसमें इंक्रीजिंग रेट ऑफ एरिया है? लेकिन इसमें जब जाएगा तो पहले इतना जाएगा, तो ये देखो ये सीधा है, इन सब में देखो टेढ़ा हो जा रहा है, इसीलिए एरिया पर सेकंड बढ़ते जाएगा। हालांकि बढ़ेगा इसमें भी, लेकिन उस इंस्टेंट पर जितना इतने में बढ़ेगा, अगर ये वाला कंसीडर करूँ तो उतना ही इतने में बढ़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर ब्रॉड हो गया है ना, ये देखो ये भी ब्रॉड हो गया, ये भी ब्रॉड हो गया, ये भी। लेकिन यहाँ पर ये ब्रॉड नहीं हुआ, इसकी वजह से इसमें कांस्टेंट करंट इंड्यूस होगा, और इसमें वेरिएबल होगा, इसमें वेरिएबल, क्योंकि इन तीनों में फ्लक्स वेरिएबल तो इंड्यूस ईएमएफ वेरिएबल तो इंड्यूस करंट वेरिएबल। तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या सीन है भाई? इसमें सीन ये है, अच्छा ये मैंने कैसे बोला? ये मैंने ऐसा बोला कि आई जो है वो होता है ईएमएफ, और ईएमएफ वी बाई आर मतलब रेजिस्टेंस, और इसको हम लिख सकते हैं डी फाई बाई आर डी टी। ये रहा ईएमएफ का वैल्यू। जब ये सेम है किस केस में? इस केस में, तभी तो मेरा करंट इंड्यूस कांस्टेंट होगा इस केस में। अब आते हैं इसमें। अब देखो भाई, अब यहाँ पर ये एक बॉब है, कंडक्टिंग बॉब है, ये ऐसे सिंपल पेंडुलम की तरह।
तो जब ये इसके पास आना चाहेगा, ऐसे यहाँ पहुँचेगा, तो ये चाहेगा कि पास मत आओ, दूर रहो दूर रहो दूर रहो, रिपेल करेगा। तो एक तरह से इसकी वेलोसिटी कम करेगा। और जब पास आ जाएगा तो ये जब निकलना चाहेगा, क्योंकि ये ऑसिलेशन कर रहा है, तब बोलेगा मत जाओ रुक जाओ। जब पास आएगा तो पहले तो रिपेल करेगा पास आने के लिए, पास आने पे, लेकिन जब एक बार पास आ गया तब वो उसको जाने नहीं देगा, तब अट्रैक्ट करेगा। तो इससे भी वेलोसिटी कम करेगा कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। तो फाइनली वेलोसिटी ऐसे ही कम होती जाएगी और वो रेस्ट में आ जाएगा। तो कीप ऑसिलेटिंग विथ ओल्ड टाइम पीरियड, गलत। ऑसिलेटिंग स्मॉलर टाइम पीरियड, गलत। ऑसिलेटिंग लार्जर टाइम पीरियड, ये तो निहायत ही गलत है। वेरी कम टू रेस्ट वेरी सुन, जल्द ही वो रेस्ट में आ जाएगा। अब इसमें आते हैं, ये भी कुछ उसी तरह है। ये मेरा स्प्रिंग है, ये मेरा क्या है, स्प्रिंग है। इससे एक मैग्नेट सेट कर दिया और यहाँ पर लगा दिया एक कॉइल और यहाँ पर लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, इंड्यूस करंट, कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। अब कैसा करंट इंड्यूस होगा वो बताना है। देखो, जब ये मैग्नेट इसके पास आएगा तो ये चाहेगा कि ये मेरे पास ना आए। क्यों? क्योंकि जब मैग्नेट, याद करो कोयल मामी और पोपू मामा की कहानी, जब कोयल मामी के पास पोपू मामा जाते हैं तो कोयल मामी चाहती है कि वो मेरे पास ना आए। तो ये है कोयल मामी, तो ये चाहेगी ना आए, तो इमेजिनरी मैग्नेट ऐसा बनाएगी जिसका साउथ इधर हो नॉर्थ इधर हो। जब ये आ रहा है तब की बात कर रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए कॉइल में ऐसा करंट इंड्यूस कराना होगा जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाए कि ये इसको यहाँ से आने से रोके। अब कैसे ऐसा होगा, या तो क्लॉकवाइज करंट होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा जो इसके अंदर इंड्यूस होगा। तो अगर साउथ है तो हमको पता है क्लॉकवाइज करंट, तो जब ये साउथ है मतलब जब ये आ रहा होगा तब ये क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस कराएगा। लेकिन जब ये जाने लगेगा तो ये मैग्नेट चाहेगा, अब पास आ ही गए हो तो दूर मत जाओ, तो अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो यहाँ पर नॉर्थ बना लेगा, यहाँ पर साउथ। और जब यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब एक बार करंट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये धीरे धीरे अपनी, पहले यहाँ तक आया था फिर यहीं तक आ पाएगा, फिर यहीं तक आएगा, फिर यहीं तक, फिर यहीं तक, मतलब धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम करेगा। जैसे इसमें धीरे धीरे वेलोसिटी कम हुई और फाइनली ये रेस्ट में आ गया था, वैसे ही ये भी फाइनली रेस्ट में आएगा। तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा, पहली चीज़। नो डिफ्लेक्शन जैसा सीन भी नहीं होगा, और डिफ्लेक्शन वन साइड हो ही नहीं सकता। ये तो ऑप्शन से आ गया भाई कि डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट। देखो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे वो लेफ्ट करता है क्लॉकवाइज करंट के लिए, राइट करता है एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए, ऐसा कुछ होता है। तो एक बार लेफ्ट करेगा एक बार राइट, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो, जब क्लॉकवाइज होगा तो, और धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगी। तो सेकंड वाला ऑप्शन मेरा आ जाएगा। अब देखो हमको ग्राफ बताना है। ये ग्राफ है जब सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेट एंट्री करेगा, यहाँ पर पहुँचेगा फिर चला जाएगा। तो जब ये एंट्री करने वाला होगा ना, तब ये मैग्नेट, ये सोलेनॉइड इसको रिपेल करेगा एक इमेजिनरी मैग्नेट बना के। तो होगा क्या, ये जो ग्राफ है ना वो गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन का है, मतलब थीटा का है। एक बात बताओ, जब ये पास जा रहा होगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है तो ग्राफ बेस्ट कौन सा रिप्रेजेंट हो रहा है। एक सेकंड, आगे भाई हम दूसरे रूम में, क्या था, हम कहाँ पर थे यार, भूल गया। देखो मैं यहाँ पर थे कि ये रिपेल करेगा, तो जब ये एंट्री कर रहा होगा तो कुछ करंट इंड्यूस होगा। अब ये ग्राफ दिया है थीटा का, थीटा मतलब डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होता है जितना ज़्यादा करंट होता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट करंट की वैल्यू तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। आई क्या होती है, आई होती है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब V बाई आर। तो V मेरा डी फाई बाई डी टी होता है, R एक्स्ट्रा है। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स उतना ज़्यादा करंट। तो इसको हम अगर चाहें तो थीटा की जगह फ्लक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें क्या होगा, जब ये एंट्री कर रहा होगा ना, जब ये घुसना स्टार्ट करेगा तो मेरा फ्लक्स इंक्रीज होना शुरू करेगा। क्यों फ्लक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि भाई जब ये एंट्री करना चाहेगा, ये लूप है, मैग्नेट नहीं है, ये लूप है। जब ये लूप इसके अंदर एंट्री करना चाहेगा, या मैग्नेट भी है, तो जब ये एंट्री करना चाहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे जब पास जाएगा तो बढ़ेगी, और यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा।
तो यहाँ से यहाँ तक आई भी कांस्टेंट होगा तो थीटा भी कांस्टेंट होगा। यहाँ से यहाँ थीटा या आई इंक्रीजिंग होगा और जब ये निकलेगा ना तब फ्लक्स कम होगा। जब फ्लक्स कम होगा तो आई भी कम होगा तो थीटा भी कम होगा। तो ऐसा ग्राफ ढूंढना जो पहले इंक्रीजिंग हो, पहले बढ़े, फिर कांस्टेंट हो, फिर घटे, पहले बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर घटा। बट ये दिक्कत ये है कि कांस्टेंट तो हुआ लेकिन यहाँ पर ऐसा कांस्टेंट होगा, फ्लक्स मेरा जीरो होगा। ध्यान से देखो मतलब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो फॉर्मूला यहाँ बताया था I इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी इंटू आर, जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आता है, तो ये पूरा जीरो आ जाएगा। तो करंट मेरा जीरो होगा तो डिफ्लेक्शन मेरा जीरो होगा, इसलिए ये नहीं होगा। अब इसमें आते हैं, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि कहीं कांस्टेंट है ही नहीं। यहाँ पर देखो ये मेरा प्रॉपर ग्राफ है क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर मेरा जो करंट है वो जीरो हो रहा है, फिर कम होते हुए निगेटिव साइन में कम हो रहा है। अब इसीलिए यही वाला आंसर हो जाएगा। अगर फ्लक्स जीरो है एनी इंस्टेंट पर तो ईएमएफ जीरो होगा, ट्रू है या फॉल्स है? तो पहली बार में तो आप इसको ट्रू लगाएंगे लेकिन ये गलत है, ये फॉल्स है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ भाई, ईएमएफ होता क्या है? डी फाई बाई डी टी। तो अगर ईएमएफ जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, अगर नहीं फ्लक्स जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। क्या काइनेमेटिक्स बिना पढ़े यहाँ पर आ गए हैं आप? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता था और जब वेलोसिटी जीरो हो जाती थी तो क्या ये जीरो हो जाता था? नहीं। कौन से केस में? मोशन अंडर ग्रेविटी में मैक्सिमम हाइट पर, मोशन अंडर ग्रेविटी में मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर वेलोसिटी तो जीरो हो जाती थी, तभी भी तो एक्सेलरेशन माइनस जी लगता था ना। तो इसके बीच ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, चेंज में रिलेशन होता है। चेंज में, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जी होता है, नॉट वी बाई टी। अब तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अगर ये जीरो होगा तो ये जीरो हो ऐसा मस्ट नहीं है, मैं होता तो सही हो जाता। क्योंकि मैंने एग्जांपल दे दिया मोशन अंडर ग्रेविटी का, काइनेमेटिक्स आप नहीं पढ़ के आए हैं तो आपकी गलती है। अब अच्छा एक बात बताओ, क्या ये काइनेमेटिक्स जैसा ही नहीं है? कैसे काइनेमेटिक्स जैसा है भाई? जैसे हमको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए होता है या फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए होता है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर डिफरेंशिएट, यहाँ से यहाँ जाने पर इंटीग्रेट, वैसे ही फाई से ईएमएफ जाना है तो नाली कंसेप्ट यूज हो जाएगा। फाई से ईएमएफ जाने के लिए डिफरेंशिएट, ईएमएफ से फाई आने के लिए इंटीग्रेट, तो सेम सारी चीज़ें, पूरा काइनेमेटिक्स यहाँ पे लग जाएगा। अब अगर मैं लिखूँ, अगर मैं वही चीज़ लिखूँ तो अगर मुझे ईएमएफ लिखना होगा तो मैं फाई को डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मुझे फ्लक्स लिखना होगा तो फ्लक्स जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटू डी फाई नहीं, ईएमएफ का इंटीग्रेशन होगा ना, ईएमएफ का इंटीग्रेशन इंटू डी टी। तो ये मुझे फ्लक्स दे देगा, डिफरेंशिएशन ईएमएफ दे देगा। तो क्या मैं ग्राफ वाला एक चीज़ और लिख दूं कि स्लोप ऑफ फाई टी ग्राफ का स्लोप मुझे ईएमएफ बताएगा और ईएमएफ और टी ग्राफ का एरिया मुझे चेंज इन फ्लक्स बताएगा। जैसे इसमें बताता था कि क्या बताता था, एटी का जो ग्राफ है वो चेंज इन वेलोसिटी बताता था और वीटी का जो ग्राफ है उसका स्लोप मुझे इसका एरिया एक्सेलरेशन बताता था। सेम उसी तरह करना है, मुझे फ्लक्स और टाइम का ग्राफ दिया है, मुझे कन्वर्ट करना है ईएमएफ और टाइम में। तो क्या जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्लोप कांस्टेंट है, फिर स्लोप जीरो हुई, फिर स्लोप 90 से ज़्यादा हुई, यहाँ पर थीटा 90 से कम है, यहाँ पर थीटा जीरो है, यहाँ पर थीटा 90 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप। तो क्या मेरा इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? ये मेरा ईएमएफ हो गया, ये मेरा टाइम हो गया। तो ये ऐसा डायरेक्ट नहीं था भाई, जो ईएमएफ था सिर्फ साइन का फर्क होता है, ये होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अगर हम साइन को कंसीडर करते हैं तो होगा ये कि पहले पॉजिटिव वाला है, स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, लेकिन साइन की वजह से निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव होगा यहाँ तक। फिर उसके बाद कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब जीरो है, स्लोप जीरो है, तो यहाँ से यहाँ जीरो, इसके एकदम ऊपर ही चलेगा, जीरो हो गया। अब फिर क्या हुआ,
फिर मेरा स्लोप निगेटिव है बट निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ ईएमएफ और इसका आ जाएगा। आगे चलेंगे। अब देखो ये फाई टी का ग्राफ दिया है और ये क्या साइन कर्व की तरह है। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तभी आपको ये पता होगा। ये साइन कर्व की तरह है, मुझे इससे ईएमएफ बताना है। तो ईएमएफ होता क्या है, वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फाई प्रोपोर्शनल है साइन के, तो हम एक काम करेंगे, हम साइन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि कॉस टी होता है। क्या होता है, कॉस टी। तो कॉस टी डिफरेंशिएशन की वजह से माइनस फॉर्मूले का, तो माइनस कॉस मेरा ईएमएफ के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और कॉस का ग्राफ आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम से। कॉस जीरो की वैल्यू 90 होती है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा। ये होगा ईएमएफ टाइम का ग्राफ। अब आगे चलेंगे, फराडे लॉ पे क्वेश्चंस करेंगे। फराडे लॉ के एक बार हम सारे फॉर्मूले फटाफट से देख लेंगे फ्यू सेकंड में। क्या होता है फराडे लॉ? फराडे लॉ होता है मेरा ईएमएफ। कैसा ईएमएफ? ईएमएफ दो टाइम में, इन टाइम टी, एट टाइम टी। तो एट टाइम टी जो होगा वो मेरा ईएमएफ होगा डी फाई बाई डी टी। इन टाइम टी जो मेरा ईएमएफ होगा वो होगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये इंटरवल के बीच में होगा या इंस्टेंट पर होगा। अब आई इंड्यूस भी यहाँ से हमने लिख सकते हैं, जो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। वी बाई आर, ये पूरा ईएमएफ मतलब वी ही है, तो डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर। और यहाँ पर इंटरवल में है तो यहाँ पर आई इंड्यूस लिख सकते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर। अब एक चीज़ और आपको याद करनी पड़ेगी, चार्ज वाला। Q इज इक्वल टू आई टी होता है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो I हो जाएगा Q बाई टी। आई की जगह मैं पुट कर देता हूँ Q बाई टी इज इक्वल टू, अभी मान लो इसको फाई ही रखते हैं, डी फाई बाई डी टी। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और मेरा चार्ज जो होगा वो आ जाएगा फाई बाई आर, जो कि टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम सारे क्वेश्चन फराडे लॉ पर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा जो फ्लक्स होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा, और फ्लक्स से ईएमएफ आता है डी फाई बाई डी टी। तो इसमें तीन टाइप के ही क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो बी को वेरिएबल रखे तब उसको डिफरेंशिएट करें, या तो एरिया को वेरिएबल रखे तब उसको डिफरेंशिएट करें, या कॉस थीटा रख दे तो कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन आ जाएगा। वैसे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम सारे क्वेश्चन फटाफट से। देखते हैं भाई कितना दम है क्वेश्चन में फराडे लॉ के। ज़्यादा दम तो नहीं है। एक कॉइल है जिसका एरिया दे दिया, ठीक है, एरिया दे दिया। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है 1 से 4 तक। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है और ये इंटरवल टाइम को हो गया, तो ये इन टाइम है या एट टाइम टी? इन टाइम टी। तो इंड्यूस ईएमएफ बताना है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? सिंपली डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर। अब फाई क्या होता है भाई? बी इंटू ए। तो एरिया तो मेरा कांस्टेंट है बट बी चेंज हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इंटू ए डिवाइडेड बाई आर। नहीं दिया है यार इसमें। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ बतानी है यार, करंट तो बताना ही नहीं है, इसीलिए तो मैं सोचूं ये ईएमएफ है तो यहाँ पर आर नहीं आएगा। अब यहाँ पर डेल्टा टी, तो फाइनली एक था, फाइनली 4 हो गया, तो 4 माइनस 1 इंटू एरिया 2 मीटर पर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल 0 से 2 मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 में से 1 गया 3, तो 3 वोल्ट मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला। अब आगे चलेंगे। अब आप बोलेंगे साइन नहीं लिए, तो साइन डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। अगर -3 वाला ऑप्शन में होता तब हम साइन को कंसीडर करते हैं, वरना हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। अब देखो, टर्न दे दिया है, एरिया दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रही है 0 तक, इससे 0 तक। इन दे दिया तो इंटरवल हो गया, तो इंड्यूस ईएमएफ बतानी है। तो इंड्यूस ईएमएफ जो होती है वो हमारी होती है डी फाई बाई डी टी, बट इंस्टेंट पर नहीं, इंटरवल पर बताना है। तो क्या लिखेंगे भाई? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब फाइनल फ्लक्स कितना है? फाइनली फ्लक्स तो 0 हो गया, तो फाइनली फ्लक्स 0 रहने दो। इनिशियली 0.1 था, टाइम मेरा 0.1 है, तो 0 से 0.1 मतलब फाइनली 0.1 है माइनस 0, तो ये मेरा कुछ कितना आ गया? एक सेकेंड, ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, फ्लक्स नहीं है। यही तो मिस्टेक करते हैं हम एग्जाम में। ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हो जाएगा बी ए फाइनल वाला माइनस
बी इनिशियल वाला डिवाइडेड बाई 0.1 ही लेते हैं। अब एरिया हमको दे दिया है, एरिया तो चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो हम एरिया को फाइनल इनिशियल नहीं लेंगे, सिंपल लेंगे। तो बी फाइनली 0 हुआ, इनिशियली 0.1, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴ करेंगे। और एक चीज़, नंबर ऑफ टर्न दिया है 500, तो उसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बरखुरदार, तो मल्टीप्लाई बाई 500 डिवाइडेड बाई 0.1। अब क्या क्या ऊपर बचा, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 500। तो क्या 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया? हाँ, ये 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो से कैंसिल होगा 10⁻⁴, तो सिर्फ क्या बचेगा 5, तो 5 वोल्ट मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। मैग्नेटिक फ्लक्स दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ सर्किट चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स है ये, ध्यान देना, फील्ड नहीं है, चेंज हो रहा है 5 मीटर सेकंड में। अब मुझे चार्ज बताना है, तो चार्ज तो भाई टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता, इसका कोई यूज ही नहीं है, तो ये हो जाएगा सिंपली मेरा डी फाई या डेल्टा फाई बाई आर। अब फाइनली 40 है, इनिशियली 20 है, और आर कितना है 20 ही है, 40 में से 20 गया 20, 20 से 20 कैंसिल, तो 1 कूलम मेरा चार्ज आ जाएगा, टाइम का कोई यूज नहीं हुआ। ये तो भाई सिंपली पूरा फॉर्मूला ही पूछ लिया, Q इजिक्वल टू फाई बाई टी नहीं होता क्योंकि टाइम पर डिपेंड नहीं करता, फाई बाई आर होता है, तो सेकंड वाला सही। अब अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल कह रहा है कि मुझे इंड्यूस ईएमएफ बताओ, कॉइल है जिसमें 500, कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप, ईच साइड 10 सेंटीमीटर विथ द प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग एट रेट 1 टेस्ला पर सेकंड। तो क्या इस क्वेश्चन में हमको डी बी बाई डी टी की वैल्यू दे दी है 1, और मुझसे ईएमएफ इंड्यूस पूछा है, वो कितना होता है डी फाई बाई डी टी। अब तो हम सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फाई क्या होता है, होता तो बी ए है लेकिन नंबर ऑफ टर्न भी दिया है, तो ये हो जाएगा एन बी ए डिवाइडेड बाई डी टी। अब नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ टर्न 500 है, एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे भाई, 10 सेंटीमीटर एक साइड है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ हो जाएगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड 1 से, जिस रेट से ये डिक्रीज हो रही है। अब देखो ये 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो से 10⁻⁻⁴ कैंसिल, यहाँ भी आंसर 5 वोल्ट ही आ जाएगा। आगे चलेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, हल्का सा दिमाग लगाना है इसमें, डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, उसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, प्लेन परपेंडिकुलर टू लूप, रेडियस ऑफ लूप श्रिंक हो रहा है कांस्टेंट रेट से, कितना 1 mm पर सेकंड, मतलब डी आर बाई डी टी जो है वो मेरा है 1 mm पर सेकंड। तो एसआई यूनिट में करेंगे तो mm 10⁻³ के बराबर होता है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया रेडियस का डिक्रीज होने का रेट। अब इंड्यूस ईएमएफ बतानी है व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, तो एक काम करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ का हमको एक ही फार्मूला ही पता है भाई, सिंपली डी फाई बाई डी टी। तो इसमें क्या आ जाएगा बी और ए, यहाँ पर क्या बी कांस्टेंट दे दिया है क्वेश्चन में, तो बी को हम बाहर निकाल लेंगे और एरिया को हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब सर्कुलर लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर जो डिफरेंशिएट करेंगे वो पाई आर स्क्वायर को करेंगे। अब पाई तो भाई कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकाल लो, तो पाई को कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर को। अगर ये टी स्क्वायर होता ऊपर तो सिंपली 2t आ जाता, लेकिन टी स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसमें इनसाइड आउटसाइड वाला रूल लगेगा, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होगा, फिर से हम r को अब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा। अब जिसको इनसाइड आउटसाइड रूल नहीं पता है बता देते हैं कि अगर ऊपर वाला टर्म t ना हो, t के अलावा कोई हो, तो एक बार इसको सिंपली जैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे करो, कर दिया, फिर से इस पे से आर स्क्वायर हटा के इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई आर का डिफरेंशिएशन हमको थोड़ी पता है, हमको टी का पता है, टी के टर्म्स में जिसके टर्म्स में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसकी तो वैल्यू ही क्वेश्चन में दे दी है 10⁻⁻3। 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है भाई 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 क्यों लगाया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू पाई इंटू 25/1000। 25/1000 कैसे किया भाई, ऐसे किया, 0.0025 दिया था। अब
अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर मैं एक काम करूँ, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 25 चौके 100, तो पाई मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 हो गया। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो यहाँ पर बचा है, ऊपर कितना है 10⁻⁻5, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा और पाई इंटू 10⁻6 मीटर आंसर आ जाएगा। 10⁻6 को हम माइक्रो लिखते हैं तो ये माइक्रो पाई माइक्रोमीटर आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला माइक्रोमीटर नहीं, यहाँ पर वोल्ट आएगा। आई एम सॉरी उसके लिए। अब अब हमको ग्राफ दे दिया भाई, अब ग्राफ से कैसे करेंगे। एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस दे दिया है, आईटी का ग्राफ दिया है, मुझे चेंज इन फ्लक्स बताना है, मतलब मुझे डेल्टा फाई बताना है। क्या आईटी का ग्राफ जो होता है वो क्या बताता है, आई से टी, तो आई टी का जो ग्राफ का एरिया होता है ना वो हमको चार्ज बताता है। कैसे, ऐसे कि Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो जब हम Q से जब हम क्या लिखते हैं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर में बताया था, जब हम Q को डिफरेंशिएट करेंगे dQ बाई dt तो हमको करंट मिलेगा, और जब हम I को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको चार्ज मिल जाएगा, चेंज इन चार्ज मिल जाएगा, मतलब डेल्टा Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब ये होता है मेरा स्लोप ऑफ QT ग्राफ, ये होता है स्लोप एरिया ऑफ IT ग्राफ, तो IT ग्राफ ही तो है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस 0.1, तो 0.1 को 2 दूनी 4 हो गया, तो ये 0.2 हो गया मेरा एरिया। तो क्या मेरा चार्ज 0.2 आ गया, चेंज इन चार्ज। हाँ, अब चार्ज होता क्या है भाई, फाई बाई आर होता है, मुझे फाई ही तो बतानी है। Q की वैल्यू 0.1 है, फाई की वैल्यू बतानी है, आर को इस साइड लेके आए और मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कितना हो जाएगा, सिंपल है, आर मेरा 10 है, तो 1 हो जाएगा, 1 तो है ही नहीं, कुछ मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक यहाँ छोटा सा हुआ है कि यहाँ पर मैंने 0.1 रखा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 2 आ जाएगा, मतलब ये वाला मेरा आंसर हो गया। आगे चलेंगे, ये होती है रेल्स प्रॉब्लम जिसमें लगता है हॉल्स इफेक्ट, इसके सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें जी के लिखा है। अगर ये डॉट फील्ड इस साइड है, वेलोसिटी ये है, तो जो मेरी ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, वो मेरी होगी ईएमएफ जो इंड्यूस होगी, आप इसको याद करेंगे, हमारा रट्टा है, वो होगी B इंटू एल इंटू वी। ये मेरा L है, ये मेरा V है, और ये मेरा डॉट में मैग्नेटिक फील्ड है। क्या तीनों परपेंडिकुलर हैं, एक एक्स में है, एक वाई में है, एक जेड में है, इस बात का ध्यान रखना। ईएमएफ ये आ गया, तो आई इंड्यूस मेरा हो जाएगा B L V डिवाइडेड बाई R, क्योंकि ये हो गया पूरा V और V बाई R तो होता ही है आई, और मेरा जो फोर्स होगा वो मेरा हो जाएगा सिंपली B स्क्वायर L स्क्वायर, अरे यार मेरा टाइप अपने आप चल रहा है, L स्क्वायर इंटू V डिवाइडेड बाई R, और पावर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी से तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R आ जाएगा। तो आप ये चारों फॉर्मूले लर्न करेंगे और एक बात का याद रखेंगे कि B L और V तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये मेरा V है, ये L है, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी मेरा ये ईएमएफ आएगा, वरना नहीं आएगा। ये है हॉल्स इफेक्ट या जो उसको फॉर्मूला बोलते हैं, जो भी है। अब एक बात बताओ, एक करंट कैरिंग वायर है, AB और रॉड मूव कर रहा है पैरेलल, तो बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये ऐसे मूव कर रहा है, अच्छा वो वाली बात नहीं बताई ना, जाने दो, क्वेश्चन के थ्रू बता देंगे। ये करंट ऐसे जा रहा है तो उसकी तरफ थंब करेंगे और फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाएगी, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाएगी। वेलोसिटी ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इस बार हम वेलोसिटी की तरफ 4 फिंगर करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारेंगे, तो थंब मेरा इधर जा रहा है, मतलब मेरी मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पर पोटेंशियल लो होगा। इसकी वजह से होता क्या है एक्चुअल में पता है, यहाँ पर चार्ज आ जाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो
देयर विल बी नो इंड्यूस ईएमएफ गलत है क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है। ए विल बी हायर पोटेंशियल, ये वाला ऑप्शन सही है। अब इसमें सिंपली वही पावर का फॉर्मूला लगा देना है और कुछ भी नहीं है। कैसे? पावर का फॉर्मूला अभी अभी क्या पढ़े थे, ये रेल प्रॉब्लम है, बी वी और एल तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो पावर मेरी हो जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर। बी की वैल्यू हमको दी है, कितना है भाई, बी की वैल्यू कहाँ गई, ये देखो 1 टेस्ला, तो 1 का स्क्वायर। एल की वैल्यू दी है, एल 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 कहाँ गया यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। अ रॉड लेंथ 1 मीटर, एल की वैल्यू भी दी है 1 मीटर और वी की वैल्यू 20 दी है, तो 20 इंटू 20, आर की वैल्यू मुझे 0.2 दी है, तो ऊपर तो ये दोनों 1 ही हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 0.2, और जब हम 0.2 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2000। कैसे? ऊपर नीचे दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई करके तब कैंसिल करो, नहीं समझ में आता तो 2000 आ जाएगा, तो इसको हम 2 किलो वाट लिख सकते हैं, ये 2000 वाट आया, तो इसको हम 2 किलो वाट लिख सकते हैं, मतलब सेकंड वाला। अब देखो, एक कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ एल है, वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर टाइम टी, मैंने इस रॉड को वी नॉट से फेंका था, तो थोड़ी देर बाद होगा क्या कि ये इसको रिपल करेगा, जब ये अंदर घुस जाएगा, जब जा रहा होगा तो इस साइड एक फोर्स लगेगी मैग्नेटिक वाली, कौन सी वाली फोर्स, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, तो इसकी वेलोसिटी को वो फोर्स कम करेगी, तो वेलोसिटी जो फाइनल टी टाइम के बाद होगी वो ज़्यादा नहीं होगी, बराबर नहीं होगी, वो कम होगी, क्योंकि ये इसको रोक रही होगी अंदर घुसने से। अब ये एक जीके वाला क्वेश्चन है, जीके मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन आर है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब का डिस्टेंस ना लेके हम एल इफेक्टिव ही ले लेते हैं, तो एल इफेक्टिव भी, एल की प्लेन यही हो गई, वी की प्लेन यही हो गई, और मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा बाहर आ रहा है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होता, फोर्स तो तब लगता, यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगी तो ईएमएफ ही नहीं पैदा होगा, जब फोर्स नहीं लगेगी तो करंट नहीं इंड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पर एल इफेक्टिव जो होगा वो मेरा 2r इस साइड होगा, बी दूसरे प्लेन में है, ये x में है, ये y में है और ये z में है, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी बी वी एल और एल 2r के बराबर है, और मेरा बी हायर पोटेंशियल पर होगा। कैसे? वेलोसिटी की तरफ 4 फिंगर रखो और थप्पड़ मारो, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, थंब मेरा इधर गया, मतलब बी मेरा हायर पोटेंशियल पर होगा। अब इसको करते हैं, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ से यहाँ एल इफेक्टिव ले लो, तो क्या एल इफेक्टिव मेरा कितना आ गया, एल ही आ गया, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है, हमको क्या बताना है, ईएमएफ एबीसीडी में, तो एल इफेक्टिव लेके ही हम एबीसीडी में ईएमएफ बता सकते हैं, तो ये होगा बी वी एल, तीनों परपेंडिकुलर हैं, ये भी मैंने ऐसी वाली डिस्टेंस ली है ना, हाँ ऐसी वाली डिस्टेंस ली है, तो सिंपली ये बी वी एल ही हो जाएगी, और हायर पोटेंशियल पर कौन होगा, ऐसे वेलोसिटी की तरफ थंब रखो और मैग्नेटिक फील्ड बाहर थप्पड़ मारो, ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा, तो इसका ईएमएफ जो होगा वो सिंपली बी वी एल आ जाएगा। अब आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब यहाँ पर ईएमएफ कैसे बताएंगे भाई, हमको परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना होता है, बी की वैल्यू ये है, तो बी तो मेरी आ गई, एल आ गया, एक सेकेंड, हमको परपेंडिकुलर वाला लेना है ना, तो बी की वैल्यू ये है, वी की वैल्यू ये है, वी इस डायरेक्शन में है, बी ऐसे बाहर निकल रहा है। अब एल का वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो बी और वी दोनों के परपेंडिकुलर, तो क्या मैं ये वाला एल ले सकता हूँ, नहीं, तो मैं ये वाला एल लूंगा, और ये वाला एल कितना होगा, एल कॉस 37, तो यहाँ पर बी वी एल कॉस 37 हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है, 2 टेस्ला, वी की वैल्यू कितनी है, एल कॉस 37, आई होप आप लोग भूल चुके होंगे, तो यहाँ पर 37 होगा, तो यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, कॉस थीटा क्या होता है भाई, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 3/4, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेकंड, ये तो tan थीटा होता है, अपोजिट नहीं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा, तो एडजेसेंट 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5, और मेरा 2 तिहाई 6 चौके 24, एक सेकेंड, बी कितना दिया है, अच्छा एल लेंगे ना, एल कॉस 37 को मल्टीप्लाई करने से पहले एल भी तो मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो मेरा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 चौके 24 वोल्ट मेरा आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल को देख के आपके दांती लग सकती है, क्यों, क्योंकि आपको पहचानना पड़ेगा, सेम ये सर का डायलॉग था, आपको पहचानना पड़ेगा कि तीनों एक्सेस को अलग अलग कैसे लेंगे। ईएमएफ क्या होगा, वो होगा एक्चुअल में जो ये बी वी एल होता है ना, वो ऐसा होता है, अगर मैं क्रॉस में लिखूँ प्रॉपर, वो होता है एल इंटू वी क्रॉस बी, अगर मैं प्रॉपर साइन के साथ मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो
मैं एक काम करूँगा, मुझे V दिया है, मुझे B दिया है, मुझे L दिया है। L पहले ही बता दिया y एक्सेस में है, तो L मैं y एक्सेस में ले लूँगा। और मैं अगर मैं V को, तो मैं इसके अलावा y एक्सेस में किसी और को नहीं लूँगा। तो y में तो J है, तो इसको मैं ड्रॉप कर दूँगा, इसको भी मैं ड्रॉप कर दूँगा। अब मेरे पास इसमें ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, तो मुझे B I वाला ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर B मेरा I मतलब X वाला लेंगे। तब इसके बाद यहाँ पर V में दो ऑप्शन बच रहा है, लेकिन ये ले नहीं सकते क्योंकि I वाला तो ले नहीं सकते क्योंकि B I में ले चुके हैं, तो K वाला ही लेना पड़ेगा, मतलब Z वाला, मतलब L B V Z वाला। L Y में कितना है भाई? 2 है। V कितना है? V V V 4 है। B कितना है? सिंपली भाई 2 है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 चौक 16, तो 16 वोल्ट मेरा आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन इसमें ध्यान से करना था कि आपको ये पहचानना आना चाहिए कि मैंने इसको y में लिया है, तो इसमें दोनों में से एक ले सकता हूँ, तो दोनों का y वाला तो ड्रॉप कर दूंगा, तो इसमें तो एक ही बच रहा है। तो इसमें अगर x वाला लूंगा तो इसमें x वाला नहीं ले सकता, तो इसमें तो सिर्फ z वाला बचा। की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का यही था, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तभी होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।